जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 6 के विषय में कि कब एक आपराधिक मानववध होता है और कब आपराधिक मानववध हत्या होता है। देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो नेचर कैसा है और किस एंगल से उसकी मृत्यु हुई है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग उसकी सज़ाएँ हैं। जैसे आपराधिक मानववध के लिए अलग सज़ा है, हत्या के लिए अलग सज़ा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे किसी का दहेज हत्या हुआ है उसके लिए अलग दंड है। उपेक्षा या उतावलेपन के द्वारा अगर किसी की हत्या की गई है, मतलब किसी की मृत्यु की गई है, तो उसके लिए अलग दंड है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु तो हुई है लेकिन नेचर कैसा है उसके हिसाब से अलग अलग धाराएं लग जाती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था धारा 100 में कि कब कोई मृत्यु आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। अब हम देखेंगे धारा 101 में कि वही आपराधिक मानववध कब हत्या की श्रेणी में आ जाता है। मतलब इसका एक बृहत्तर रूप कह लीजिए कि जो सज़ा का है, सज़ा का बृहत्तर रूप है। मृत्यु तो उसमें भी होती है, कल्पेबल होमिसाइड में भी, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड कब मृत्यु का डेथ का जो है, मर्डर जो है का रूप ले लेता है, ये धारा 101 में दिया गया है। और इसमें ये जो हेडिंग है इसका, एक्सेप्ट इन द केसेज हियरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। मतलब ये जो लाइन है कि एक्सेप्ट इन द केसेज हियरिन आफ्टर एक्सेप्टेड, अर्थात कि इसमें इसके पश्चात जो अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। मतलब इसके आगे जितने भी अपवाद दिए गए हैं उसको छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि अपवाद की श्रेणी में आता है तो ऐसा नहीं कि वो बरी हो जाएगा, तब वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। इस शीर्षक का या टाइटल का कहने का तात्पर्य बस इतना है कि आगे जो अपवाद दिए गए हैं अगर जो उस श्रेणी में आता है तब तो आपराधिक मानववध में आएगा। लेकिन यदि उस श्रेणी में अपवादों में नहीं आता है तब ये हत्या की श्रेणी में आएगा। अब देखते हैं एक एक करके। इसमें जो मेन फंसता है वो इसका जो है बी जो बात करता है, ये कुछ हद तक मिलता जुलता आपका एक प्रकार से कह लीजिए कि आपराधिक मानववध जैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। जब आप माइन्यूटली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपराधिक मानव की श्रेणी में, वध की श्रेणी में नहीं आता है, ये हत्या की श्रेणी में आता है। अब जैसे पहला इसका जो है ए कहता है, इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज काज्ड इज डन विथ द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। तो पहले वाले में तो क्लियर कट है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, मतलब जो एक्ट किया जा रहा है उस कार्य को करने का इंटेंशन ही यही है कि अगले की मृत्यु कारित कर दिया जाए। तो यहाँ कार्य करना और उस इंटेंशन के साथ कार्य करना कि उसका जो परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, वो मृत्यु होगा, तो यहाँ पे ये मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि कल्पेबल होमिसाइड जो है हत्या हो जाएगा, मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा। अब बी कह रहा है कि इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज काज्ड इज डन विथ द इंटेंशन ऑफ काजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द अफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज काज्ड। अब ये जो लाइकली टू काज द डेथ शब्द आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग तो आपराधिक मानववध में भी यही बात पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ जो आगे एक शब्द जोड़ रहा है कि offender known to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। यहाँ पे हार्म भी कर रहा है। पिछले आपराधिक मानववध वाले में आप लोगों ने जो देखा उसमें हार्म नहीं किया जा रहा था, उसमें कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा था जिससे हो सकता था कि उसका चोट लगे और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए। यहाँ क्या है कि हार्म पहुँचाया जा रहा है। कह रहा है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है
जिससे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है जिसको वह अपहानि कारित की गई है। अब यहाँ पे देखिए इंटेंशन उसका वही है कि हमको मृत्यु कारित कर देना है, और उस आशय को अपने अग्रसर करते हुए उसके अनुसरण में हार्म करता है। इसको हम लोग आगे कई उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले ब्रेयर क्या कहता है इसको देख लेते हैं। चारों ABCD में क्या व्यवस्था दी गई है कि कब एक कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर की श्रेणी में आ जाता है। अब C कह रहा है, C से देखिए डिफरेंस चालू हो जाएगा। A, C और D में कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है। जो थोड़ा बहुत डाउट के लिए क्रिएट करता है वो B का करता है। C कह रहा है कि इफ़ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कार्ड is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। यहाँ जो शब्द है कि जो कार्य किया जा रहा है जिस इंटेंशन से, वो क्या है कि सफिशिएंट है, किस लिए? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। जैसे किसी को सर पे चोट मार देना, या किसी को उठा करके नदी में से फेंक देना, रेलवे चलते हुए किसी ट्रैक पर किसी को फेंक देना, बस के नीचे फेंक देना, ये कहीं ना कहीं ऐसा कार्य है जिससे एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की बात है कि जिससे डेथ होना ही है। करे यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। प्रकृति के मामूली अनुक्रम में जैसे किसी को छत पर से नीचे फेंक देना, ये क्या है? ये ऑटोमेटिक पता चलता है कि आप किसी को छत पर से नीचे फेंक रहे हैं तो मरेगा ही मरेगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है। अब डी कह रहा है कि इफ़ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज काज्ड नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखिए शब्द दिया है इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। यानी यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। अब देखिए ये शब्द इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। यहाँ इतना जोर दिया गया इस शब्द पे, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने का पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे। अर्थात तलवार से सीधे गले पर वार कर देना, किसी ऐसे विपन से सर पे वार कर देना, हृदय पे वार कर देना, गोली से डायरेक्ट जो है 5 फीट 2 फीट या डायरेक्ट सीने पे पिस्टल सटा करके गोली मार देना, इसका क्या मतलब हुआ? ये यही कह रहा है कि ये जो कार्य है इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, और उसके बाद ऐसी कोई शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आएगा, वो फिर मर्डर की श्रेणी में आएगा। तो ये मर्डर की श्रेणी में आने के लिए 4 बातें कही गई हैं, A, B, C और D। इस तरह की यदि बातें आती हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आएगा, वो मर्डर की श्रेणी में आएगा, बशर्ते कि वो आगे जो 5 अपवाद दिए गए हैं उसके श्रेणी में न आता हो। अगर उन 5 की श्रेणी में आएगा तो फिर कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। अब देखते हैं आगे। इलस्ट्रेशन कर रहा है कि ए शूट्स जेड विथ द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण है जो ए में दिया गया था। यह को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है, क हत्या करता है। बी इसका उदाहरण दे रहा है कि ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury
Jed dies in consequence of the blow. A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in the sound state of health. But if a not knowing that Jed is laboring under any disease gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person is not sound state of health, here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. अब ये उदाहरण इतना बढ़िया है कि आपको दोनों बातों को घुमा करके समझा दिया। यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है, हत्या का दोषी है। यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त नहीं होता, किंतु यदि यह जानते हुए कि यह किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में नहीं मरता, तो यहाँ यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है। यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए। देखिए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी ऐसे डिजीज से है, जैसे मान लीजिए लीवर कैंसर है, नॉर्मल किसी व्यक्ति को पेट में आप मारते हैं भूसा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, नॉर्मल की बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज है पेट में, अगर वहाँ पे यदि किसी को आप मार देते हैं भूसा से तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यदि आपको इस बात की जानकारी है कि हम मारेंगे एक मुक्का और उसको भूसा और वो मृत्यु कारित हो जाएगी, तब तो डेथ हो जाएगा, मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन यदि आपको इस बात का नहीं पता है और केवल आप बॉडीली इंजरी करना चाहते हैं उसका, तो ये जो है मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा, सिर्फ जो है बॉडीली इंजरी की श्रेणी में आएगा। यदि आपका इंटेंशन नहीं है तो, पहले से जानकारी नहीं है तो। अब सी देख लीजिए, ये इंटेंशनली गिव्स जेड ए स्वॉर्ड कट आर क्लब वाउंड सफिशिएंट टू काज द डेथ ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ए डाइड इन consequence. Here A is guilty of murder although he may not have intended to cause jet death. अब देखिए, कार्य की प्रकृति ऐसी है कि आपका उसे मृत्यु होना तय है, भले ही आपका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा हो तो भी मान लिया जाएगा कि आपने मर्डर किया है। कारण कि कार्य की प्रकृति ऐसी है, आप कार्य ही ऐसा कर रहे हैं। यह को तलवार या लाठी से ऐसा घाव शासक करता है जो प्रकृति के साधारण क्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ हत्या का दोषी है यदि उसका आशय यह की मृत्यु कारित करने का न रहा हो। जैसे तलवार से यदि किसी के गले पर वार कर दें और गला उसका कट जाए, अगला मर जाए, आपका इंटेंशन भले न हो, लेकिन आपका जो कार्य का प्रकृति है ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसा डेंजरस है कि जिसे मृत्यु होना है। तो यहाँ पे ये जो आपका डी वाला उदाहरण था, सी और डी वाला, कि किसी व्यक्ति के को ऐसे क्षति पहुंचाना कि मैंने इतना आसन संकट है कि पूरी संभावना है कि उसकी मृत्यु कारित कर ही देगा, ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस शब्द को यहाँ डिफाइन एक प्रकार से किया गया है। अब डी इसका देखिए, करे ये विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स ए लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल्स वन ऑफ देम। A is guilty of murder although he may not have had a permitted design to kill any particular individual. अब यहाँ ये बात ये कह रहा है कि किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध करता है, हत्या का दोषी है। यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना नहीं रही हो, उसका कार्य जो है कहीं से भी किसी को फूल माला पहनाने का नहीं था। सीधा सीधा अर्थ है कि जब वो किसी को
किसी समूह पर तोप चला रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी ही, और तोप चलाने का परिणाम ही होता है कि उसकी मृत्यु हो जाए किसी व्यक्ति की। तो यहाँ भले प्रति हेतु ना हो, किसी व्यक्ति को टारगेट ना किया गया हो, लेकिन यदि ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है तो इसे मृत्यु कारित होना संभव है, 100% संभव है, और इस कारण से ये हत्या की श्रेणी में आ जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ से एक्सेप्शन चालू होता है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ तक जो व्यक्ति जुड़े हैं इस हमारे चैनल से, उनको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी, खासकर परीक्षार्थी यदि जो तैयारी करने वाले हैं वो केवल इलुस्ट्रेशन पे ध्यान दें और किस सेक्शन में क्या कहा गया है उसको ध्यान दें। कभी कभी प्री में सिर्फ हूबहू वही उदाहरण उठा करके पूछ देता है और आंसर लगाने में गलत हो जाता है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर दोनों बार बार दिमाग में घूमता रहता है कि इसमें से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आगे जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो और आपका दिमाग चकराएगा। लेकिन ये जो चारों चीज़ें हैं ABCD, इसको यदि आप दिमाग में रखे हैं तो आपको 100% आंसर देने में आसानी होगी कि हमारा क्या आंसर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो ऐसा ही वीडियो आपको तुरंत सूचित कर दे, ताकि आप देखने लगें, और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।